शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार हम पाठ पढ़ते जा रहे हैं, इन सभी पाठों में जो कि हमने पूर्व में पढ़ लिए हैं, उसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा है वह सब आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं अधिक समय ना लेते हुए हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और आपसे संक्षिप्त में एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपको विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई शंका हो तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल कुंडली विश्लेषण के लिए हम यहां शुल्क की बात करते हैं और वह भी निर्धारित है। अतः आप निसंकोच ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। चूंकि हमारे वीडियोस लंबे हो जाते हैं तो हमने बहुत सोचने समझने के बाद हमने यह समझा कि जो हम पुनरावृत्ति करते हैं या हम वही बातें पुनः दोहराते हैं वह संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रखी जा सकती हैं। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे और जानकारी यदि अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है नक्षत्र, जिसमें कि हम आज आपके सामने 42वां पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी पाठ संख्या है 56 यानी कि 56। यहां अभी तक हम स्वाति नक्षत्र तक पूर्ण विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं और आज हम जो नक्षत्र ले रहे हैं वह है विशाखा। तो विशाखा नक्षत्र में हम यह समझ सकते हैं कि जैसा कि स्वाति नक्षत्र 20 डिग्री तक था तुला राशि में, तो तुला राशि के 20 डिग्री के बाद में विशाखा नक्षत्र का क्षेत्र प्रारंभ होता है। अब चूंकि 13 डिग्री 20 मिनट होते हैं तो विशाखा नक्षत्र तुला राशि में 20 डिग्री से प्रारंभ होकर वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक विस्तारित होता है। तो यहां विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वह गुरु है। ग्रह स्वामी जिसको बोलते हैं कि जो ग्रह इसका स्वामी है वह गुरु है, बृहस्पति है। और जो तुला राशि का स्वामी है शुक्र है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो यहां हम गुरु, शुक्र और मंगल तीनों की ऊर्जाओं को विश्लेषित करेंगे। तो सबसे पहले हम विशाखा से समझते हैं कि विशाखा जो नाम है वह क्या है। विशाखा को हम द्विशाखा भी कह सकते हैं, बहुशाखा भी कह सकते हैं। यहां आप इस बात को समझिए कि विशाखा जिसकी अन्य शाखाएं भी हों, इसे राधा के रूप में भी जाना जाता है। तो राधा के रूप से इस नक्षत्र में डेडिकेशन यानी कि समर्पण की भावना आपको परिलक्षित होगी। और अगर हम इसके नाम से दूसरी बात समझने की कोशिश करें तो विभाजन के माध्यम से विकसित होना आप इस नक्षत्र में समझ सकते हैं। अगर हम इसके एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो इसके एस्ट्रोनॉमी में जो 4 तारे हैं, 4 स्टार हैं, वह हैं अल्फा लिब्रे, बीटा लिब्रे, गामा लिब्रे और आयोटा लिब्रे। यह इसके एस्ट्रोनॉमी के स्टार हैं। अगर हम इसके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो पहला प्रतीक चिन्ह है एक सजा हुआ विशाल द्वार। एक सजा हुआ विशाल द्वार, आप यहां इसे समझ सकते हैं। तो सजे हुए विशाल द्वार से हम उपलब्धि को समझ सकते हैं,
सफलता को समझ सकते हैं, जीत को समझ सकते हैं, जीत के जश्न को समझ सकते हैं। इस द्वार से एक लक्ष्य को भेदने का जो डिवोशन है, हम उसे इस नक्षत्र में समझ सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रतीक चिन्ह जो है वह पुनः एक बार दिखाई दे रहा है, कुम्हार का चाक। लेकिन यहां पिछले नक्षत्र से जो कुम्हार का चाक हमने देखा था, वहां कुम्हार के चाक में हम चक्र की बात कर रहे थे, हम यहां धुरी की बात करेंगे। कुम्हार के चाक की धुरी की जब हम बात करते हैं तो कुम्हार के चाक की धुरी धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक होती है, और जिसे आध्यात्मिक पथ की यात्रा के साथ विकसित करने की आवश्यकता भी होती है। तो यह कुम्हार के चाक की धुरी की बात हो गई। और फिर आता है एक विशाल वृक्ष जिसकी की बहुत सी शाखाएं हैं। जैसा कि हम बहुशाखा द्विशाखा भी समझ रहे थे, यहां हम इस वृक्ष से यह भी समझ सकते हैं कि इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। लेकिन यह घना वृक्ष है, इसकी घनता से संरक्षण प्राप्त होता है। यहां लोग संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो संरक्षण की बात कर सकते हैं, पोषण की बात कर सकते हैं, जो कि इस नक्षत्र में आपको गुण परिलक्षित होते हैं। वह संरक्षण के और पोषण के गुण आपको परिलक्षित होते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं देवता जो इस पर निवास करते हैं। तो इस पर निवास करने वाले पहले देव हैं इंद्रदेव। तो इंद्रदेव से यहां इस नक्षत्र में आप असुरक्षा की भावना को समझ सकते हैं। अब इंद्रदेव से असुरक्षा का क्या लेना देना? तो जिस प्रकार इंद्रदेव अपनी गद्दी के प्रति अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि जब भी कोई बड़ा ऋषि संत भगवान ब्रह्मा की उपासना करता है, तपस्या करता है, तो कहीं ना कहीं इंद्रदेव को अपनी राजगद्दी का भय सताता है। तो यहां हम जिस भय की बात कर रहे हैं वह भी उसी प्रकार का भय है कि यहां असुरक्षा की जो भावना होती है वह अपने सत्ता के प्रति और अपने पद के प्रति होती है। अब इंद्रदेव से यहां हम भोग विलास की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि भोग विलास इंद्रदेव का शगल है, वह भोग विलास में डूबने वाले हैं। तो यहां भोग की तरफ संलिप्तता भी देखी जा सकती है। और इंद्रदेव अपने अधीनस्थ देवताओं के प्रति जो सुरक्षा का भाव रखते हैं, वह सुरक्षा का भाव भी आप इस नक्षत्र में देख सकते हैं। अब इसके द्वितीय देव जो हैं, द्वितीय शासक, वह हैं अग्निदेव। तो अग्निदेव से दो प्रकार की अग्नि आपको दिखाई देगी, एक पोषण की अग्नि होती है और एक विनाश की अग्नि होती है। तो पोषण की अग्नि यहां लोगों को पोषित करती है, और जब वह विनाश में तब्दील हो जाए तो वह विनाश कर सकती है। इस नक्षत्र से संबंधित जीवन का उद्देश्य धर्म होता है। अपनी पहचान और विकास में स्वयं के विकास का व्यवसाय और अभिव्यक्ति, संघर्षों, प्रलोभनों और जीवन में निहित द्वैत की जो भावना है वह दर्शाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हां, अनिश्चितता इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। तो अनिश्चितता और चलते रहने की आवश्यकता, अनिश्चितता और चलते रहने की आवश्यकता के बीच नक्षत्र निश्चितता के बिना आगे बढ़ता है। यानी कि यहां हम निश्चितता को नहीं देखते हैं। बिना कोई निश्चय हुए, बिना कोई लक्ष्य धरे कई बार यह नक्षत्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हालांकि हम लक्ष्यों की बात इस नक्षत्र में करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। यह बेसिक गुण हैं नक्षत्रों के। तो इसलिए आपको यहां यह भी समझना है कि जिस वक्त नक्षत्र को हम पूर्ण रूप से कुंडली विश्लेषित करते हुए समझते हैं, तब वहां बहुत से गुण और अवगुण दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई शक्तिशाली ग्रह अपने प्रभाव को इस नक्षत्र के ऊपर लाकर इसके गुणों को या अवगुणों को एकदम से गायब कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। यहां जीत की खुशी की बात देखी जा सकती है, जब सफलता प्राप्त हो तब की बात देखी जा सकती है। नए रास्तों पर चलने के लिए आवश्यक जो आत्मा की स्वतंत्रता है, वहां यह परंपरा को और दूसरों की स्वीकृति को प्राप्त नहीं करती है। यानी कि यहां जातक या हम नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र में जातकों की भी बात होती है। जातकों की बात हालांकि हम अगले वीडियो में विश्लेषित रूप से करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहां अपने
कार्य को ही सर्वोपरि समझा जाता है और उसमें किसी की सलाह की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वह किसी दूसरों के कहने पर या उनके गाइडेंस पर नहीं चलता है। तो जातक भी इस प्रकार के आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। सिंबोलॉजी में जहर कंटेनर की बात होती है, यानी कि विष से भरा हुआ एक घड़ा। जब हम सिंबोलॉजी की बात करते हैं, विष से भरे हुए घड़े की बात होती है, तो आप यहां पर एक तरफ शराब की बात समझ सकते हैं, अन्य नशों की बात समझ सकते हैं, अन्य नशों में लत में पड़ने की बात समझ सकते हैं, क्योंकि यह सब व्यक्ति अकेलेपन से बचने के लिए कर सकता है। यहां नशे की आदत हो सकती है कि अकेलेपन से लड़ने के लिए हो, लेकिन आदत तो आदत है। अब यहां हम इसकी शक्ति की बात करेंगे तो इसकी शक्ति है व्यापना शक्ति। व्यापना शक्ति का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य एवं फल की शक्ति है। यानी व्यापना शक्ति का मतलब ही उद्देश्य एवं फल की शक्ति है। जो आत्मा के उद्देश्य से जुड़ाव, जो आध्यात्मिकता के स्तर पर फल देने का संकेत करता है, फल देने की शक्ति रखता है, वही। तो वह यहां इस नक्षत्र में जो शक्ति दिखाई दे रही है वह है। यह नक्षत्र आत्मा के दिव्य उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है। तो यहां दिव्य उद्देश्य के साथ स्थापित संबंध के माध्यम से जो आध्यात्मिक जीवन की दीक्षा है उसका संकेत भी इस नक्षत्र में प्राप्त होता है। यानी जातक में सीखने की प्रवृत्ति, दीक्षा लेने की प्रवृत्ति आपको दिखाई दे सकती है। यह एक प्रतिस्पर्धी नक्षत्र है, तो प्रतिस्पर्धा आप यहां इस नक्षत्र में देख सकते हैं। शक्ति और मान्यता के लिए जो आक्रामकता आप देख सकते हैं वह यह नक्षत्र दर्शाता है। कुछ कमी का भाव इस नक्षत्र में भी दिखाई देता है। मतलब सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो सकती है, वह इस नक्षत्र में दिखाई देता है। अब इस नक्षत्र को स्टार ऑफ पर्पस कहा जाता है। तो स्टार ऑफ पर्पस का मतलब भी वही है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, अपने पर्पसेस को पूरा करना। लेकिन अब हम इसके अगर गुण तत्व प्रकृति को साथ साथ समझें तो वर्ण की बात करें, जाति की बात करें तो मलेच्छ है। तो मलेच्छ यानी कि किसी भी प्रकार के कार्य करने वाला, उल्टे सीधे कैसे भी कार्यों से अपना कार्य सिद्ध करने वाला, तो वहां हम मलेच्छ की बात कर सकते हैं। लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग से हम सौम्यता की बात करते हैं। सौम्यता भी आपको यहां इस नक्षत्र में दिखाई देती है। पूर्व दिशा की बात भी इस नक्षत्र से होती है। अगर गुण की बात करें तो सात्विक गुण है। तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व है। जैसा कि अग्निदेव इस नक्षत्र के शासक हैं, तो यहां अग्नि की बात हो सकती है। इंद्रदेव इस नक्षत्र के शासक है, तो यहां सात्विक गुणों की बात हो सकती है। अब प्रकृति कफ है तो गण राक्षस है, तो राक्षस के अंदर जो है अवगुण होता है, वह आप गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए जुनून की हद तक किसी भी प्रकार के कार्य करते हुए आप नियम विरुद्ध नियम के साथ कैसे भी कुल मिलाकर हमें हमारा ध्येय प्राप्त होना चाहिए, यह राक्षस का गुण या अवगुण आप कह सकते हैं। तो वह भी यहां आपको देखने को प्राप्त होता है। अब अगर इसकी योनि की बात करें तो इसकी योनि है टाइगर यानी कि बाघ। तो यहां बाघ से हम जो बात समझ सकते हैं वह यौन संबंधों में जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, जो इनका एकाधिकार वाली बात होती है, वह यहां पर हम समझ सकते हैं। और इसका गोत्र है ऋषि वशिष्ठ का गोत्र। तो ऋषि वशिष्ठ से आप धन संपदा की बात समझ सकते हैं, धन प्राप्त करने की बात समझ सकते हैं, व्यक्ति के सामर्थ्य की बात समझ सकते हैं और ज्ञान की बात समझ सकते हैं। तो धन संपदा और ज्ञान दोनों का सामर्थ्य इस नक्षत्र में दिखाई देता है, लेकिन बिना मेहनत के इन्हें नहीं मिलता है। तो इसलिए मेहनत को अंत तक धैर्य के साथ यदि इसमें देखा जाए तभी यह फल प्राप्त होते हैं। यानी धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति धैर्य के साथ ही मिलेगी। तो अंत तक धैर्य रखना होगा, वह यह नक्षत्र भी कहता है। क्योंकि ऋषि वशिष्ठ हैं तो यह
आप गुण वहां भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस नक्षत्र में, यानी कि जिस वक्त चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा है, तो वह कौन से कार्य हैं जो हम कर सकते हैं और शुभ फल प्रदान करेंगे, और वह कौन से कार्य हैं जो हम नहीं कर सकते हैं या अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे कार्य जो इस नक्षत्र के समय पर किए जा सकते हैं, यानी कि चंद्र जब इस नक्षत्र को गोचर कर रहा है तब जो कार्य किए जा सकते हैं वह होते हैं युद्ध से संबंधित कार्य, किसी प्रकार की लड़ाई वाले झगड़े वाले संबंध जो होते हैं उस प्रकार के कार्य, कानूनी क्रियाएं करने का कार्य, कानूनी प्रक्रिया करने का कार्य, किसी के ऊपर केस लगाना है, इस प्रकार के कार्य। यदि आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी संकल्प आप धारण करना चाहते हैं, तो वह संकल्प आपका पूरा हो, उसके लिए यह नक्षत्र बहुत उचित समय है। तो यहां आप इस नक्षत्र के समय में संकल्प ले सकते हैं। और ऐसे कार्य जहां मानसिक मजबूती की बात हो, तो ऐसे कार्य भी इस नक्षत्र के समय में किए जाना बहुत शुभ होता है। और जब अशुभ की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आरंभ की बात हो, किसी भी प्रकार का शुभारंभ करना, किसी प्रकार की नींव रखना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वह अशुभ होते हैं। विवाह इस नक्षत्र में अशुभ होते हैं और यात्राएं भी इस नक्षत्र में शुभ फल प्रदान नहीं करती हैं। अगर पंचांग से हम बात करें तो तिथि की बात करेंगे और चंद्रमास की बात करेंगे। तो इसकी जो तिथि है वह है दोनों पक्षों की छठवीं और सातवीं तिथि, यानी षष्ठी और सप्तमी। और जब हम चंद्रमास की बात करेंगे तो वैशाख माह का जो प्रथम हिस्सा है वह इसके साथ जोड़ के देखा जाता है, जो कि मई के प्रथम हिस्से में आता है। अब इससे जुड़े हुए आजीविका, कार्य, व्यवसाय किस प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां भोग विलास की बात हो रही है तो यहां शराब की बात होगी, शराब से संबंधित कार्य हो सकते हैं। शराब है तो मादक द्रव्यों की बात हो सकती है, मादक द्रव्यों से संबंधित कार्य हो सकते हैं, यानी अल्कोहल की बात कर सकते हैं, बार की बात कर सकते हैं। यहां इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं मलेच्छ वर्ण है, मलेच्छ जाति है और लिंग स्त्री का जुड़ा हुआ है, तो यहां हम कहीं थोड़ा सा वेश्यावृत्ति की बात कर सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार एक बात समझाता आ रहा हूं कि आप नक्षत्र के केवल पढ़ने से स्वयं के ऊपर लागू करके उसे ना देखें, क्योंकि मात्र नक्षत्र आपके लिए पूरा डिसीजन नहीं देता है, पूरा फलित नहीं देता है। यह नक्षत्र के गुण हैं, किसी में वैश्यावृत्ति के गुण हैं, लेकिन गुरु की कृपा हो रही है या शुभ ग्रहों की कृपा हो रही है, तो वह हो सकता है कि उस कार्य में ना पड़े, उनका कार्य बहुत उच्च हो सकता है, एनजीओ के जैसे कार्य हो सकते हैं। तो यहां मुख्य रूप से हमने वेश्यावृत्ति की बात की है, तो इसको बिल्कुल भी आप स्वयं से जोड़ के ना देखें। तो हम आगे बात करते हैं। आईएएस अफसर हो सकते हैं, उच्च पद को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए लोग, यानी कि जो हम बात करते हैं आज के जमाने में टेलीविजन चल रहा है तो स्क्रीन से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हमने बात की नशीली वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं, तो नशीली वस्तुओं में मेडिसिन भी आती हैं। नशीली वस्तुओं को इंग्लिश में आप ड्रग्स कहते हैं और मेडिसिन को आप इंग्लिश में ड्रग्स कहते हैं, तो यहां ड्रग्स की बात भी हो सकती है, मेडिसिन की बात भी हो सकती है। अब चूंकि आध्यात्मिक नक्षत्र है, आध्यात्मिक की खोज करने वाले हैं, तो आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। हमने देखा है कि अक्सर लोग जो बातें नेगेटिव दिखाई देती हैं उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर चेक करते हैं। कईयों के ऊपर सटीक हो जाती हैं, कईयों के ऊपर सटीक नहीं होती हैं, तो वह इस बात का दोष देते हैं कि नहीं, यहां बात ही गलत है। तो दोस्तों, मैं जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यह शास्त्रों से निकाला गया है और विभिन्न माध्यमों से यह नक्षत्र की पूरी विवेचना तैयार की जाती है। यहां किसी एक पुस्तक मात्र से या एक जगह से ही हम इस विवेचना को नहीं ले रहे हैं। इस विवेचना के लिए शास्त्रों को खंगाल कर जो गुण तत्व निकलते हैं, जो प्रकृति निकलती है, जो फलित निकलता है, हम वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें किसी एक शास्त्रकार की बात नहीं है। यहां कई शास्त्रकारों की पुस्तकों का
निचोड़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक चीजें होती हैं उन्हें अपने साथ जोड़कर या अपने साथी के साथ जोड़कर देखने की चेष्टा ना करें। उसके लिए आप पूरी कुंडली विश्लेषित करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार हम जो देख रहे होते हैं वह कहीं ना कहीं ग्रहों के द्वारा दबा दिया गया होता है। तो इसलिए मैंने आपसे जो भी विशाखा नक्षत्र के विश्लेषण कहे हैं, जो भी इसकी विशेषताएं कही हैं, उन्हें आप समझें और जिस वक्त किसी कुंडली को विश्लेषित करें वहां इसको लागू करने के बाद में उसके साथ सामंजस्यता के साथ फलित करें। क्योंकि फलित जब भाव, ग्रह, नक्षत्र और राशियों का मिलन सम्मिलन यह सब देखने के बाद में उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर सब कुछ देखें कि जब आप तब कहीं जाकर आप किसी फलित को कह पाने में समर्थ होंगे। तो यह हमारा स्वाति नक्षत्र का प्रथम भाग था। द्वितीय भाग में हम जातकों को विश्लेषित करेंगे और हमारा जो पहलू होगा, हमारे जो जुड़े हुए पहलू हैं इस नक्षत्र से, वह यही सब होंगे। तो हमारा कहना यह है कि आप जिस वक्त देखते हैं क्रमवार वीडियोस को देखें ताकि आपको जो ज्ञान है वह क्रमबद्धता से मिले और आप उसे जोड़कर देख सकें। अंत में पुनः एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय पसंद आता है, आपको जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स इनमें से किसी भी माध्यम से अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखें। उस प्रश्न का समाधान 100% निःशुल्क किया जाएगा। सिर्फ कुंडली का विश्लेषण जो है वह सशुल्क किया जाएगा। उसके लिए एक शुल्क निर्धारित है, अतः हमें बाध्य ना करें कि हम यहीं पर आपको कुंडली का विश्लेषण करके दें। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं